नमस्कार दोस्तों, मैं युवराज सिंह स्वागत करता हूं आपका वाई टू लर्न की इस ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज बीएसटीसी के स्पेशल बैच को लेकर। बीएसटीसी के स्पेशल बैच में हमने राजस्थान इतिहास की शुरुआत की थी और राजस्थान के इतिहास में हमने चौहान साम्राज्य की बात हम कर रहे थे। और राजस्थान के चौहान साम्राज्य में आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान वंश को। जालोर की जो चौहान शाखा है, उस चौहान शाखा की जो स्थापना की वो की 1181 ईस्वी में इसकी स्थापना की कर स्थापनाकर्ता जो थे वो थे कीर्तिपाल चौहान। कौन थे? कीर्तिपाल चौहान। और कीर्तिपाल चौहान ने जालोर में 1181 ईस्वी में क्या की? चौहान वंश की संस्थापक माने जाते हैं या चौहान वंश की स्थापना की। किनके द्वारा? कीर्तिपाल चौहान के द्वारा। जालोर के चौहानों में जो सबसे प्रतापी शासक रहा वो रहा कानड़देव चौहान। कौन रहा? कानड़देव चौहान। तो इसे हम इस तरह समझ लेंगे। कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान जो कि सबसे प्रतापी शासक रहा इस जालोर शाखा का। और कानड़देव चौहान जब शासक बने तो वो समय था 1305 ईस्वी। और 1305 ईस्वी से 1311 ईस्वी तक शासन किया किन्होंने? कानड़देव चौहान ने। कानड़देव चौहान जो कि जालोर के चौहान वंश के सबसे प्रतापी शासक रहे। और हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि अंतिम शासक रहे कौन? कानड़देव चौहान। अब जिस समय कानड़देव चौहान जालोर के शासक हुआ करते थे तो उस समय दिल्ली गद्दी पर, हम यहाँ बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक हुआ करते थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी यानी एक के। दिल्ली के शासक कौन हुआ करते थे? एक के यानी अलाउद्दीन खिलजी। देखो जब ये समय आया ना 1296, 1305, 1310, 11 इनके आसपास के समय में आप ये समझ जाना कि इस समय दिल्ली सल्तनत पर दो शासकों का शासन रहा था। एक तो जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों ने कहीं ना कहीं बाधाएं डाली। राजस्थान के इतिहास में इनका रोल भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब कानड़देव चौहान जो कि जालोर के चौहान शासक हैं तो इस समय अलाउद्दीन खिलजी कहाँ के शासक थे? दिल्ली के शासक थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि गुजरात की ओर चलें। कहाँ चलें? गुजरात की ओर चले। अब राजस्थान में गुजरात के रास्ते से होकर बीच में पड़ता था कौन सा? जालोर रियासत। कौन सी रियासत पड़ती थी? जालोर रियासत। अब इनकी सेना जालोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। कहाँ बढ़ रही थी? जालोर। हम यहाँ बात करते हैं जालोर, जहाँ पर श्रवणगिरी जिसे जालोर दुर्ग भी कहते हैं वहाँ पर निवास करते हैं कौन? कानड़देव चौहान। तो कानड़देव चौहान जो जालोर दुर्ग है उस जालोर दुर्ग यानी जालोर की ओर आगे बढ़ रही थी कौन? अलाउद्दीन खिलजी की सेना। तो रास्ता देने से मना कर दिया जालोर की सैनिकों ने, जालोर की रियासत ने रास्ता देने से मना कर दिया अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों को। अब इस समय अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हुआ करते थे कौन? ऐन उल मुल्क मुल्तानी। कौन हुआ करते थे? ऐन उल्क मुल्क मुल्तानी। ये एक सेनापति हुआ करते थे किनके? अलाउद्दीन खिलजी के। अब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने क्या किया? जालोर के शासक कानड़देव के साथ एक समझौता किया। क्या किया? एक समझौता किया। क्या किया? एक समझौता किया। और ये समझौता हुआ कब? 1305 ईस्वी में। कब हुआ? 1305 ईस्वी में हुआ। 1305 ईस्वी में समझौता हुआ। कह सकते हैं कि दोनों के बीच में युद्ध की एक स्थिति बन चुकी थी। लेकिन बीच में क्या होता है कि ऐन और मुल्क मुल्तानी जो कि सेनापति होते हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। क्या होते हैं ये? सेनापति होते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन उल मुल्क मुल्तानी और जालोर के शासक थे कानड़देव चौहान। दोनों के मध्य क्या हो गया? एक समझौता हो गया 1305 ईस्वी में। और समझौता हो गया। अब समझौते में एक शर्त रखी गई। शर्त रखी गई कानड़देव चौहान का पुत्र, कानड़देव चौहान का पुत्र जिसका नाम था वीरमदेव चौहान। क्या नाम था? वीरमदेव चौहान, जो कि कहाँ रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेगा। कहाँ रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहेगा। अब यहाँ पर ये बात एग्री कर ली गई। और वीरमदेव कहाँ चला गया? दिल्ली दरबार में चला गया, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो रहता था। अब अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री हुआ करती थी। पुत्री का नाम था फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा।
अब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का नाम क्या था? फिरोजा। अब फिरोजा और विरमदेव दोनों एक ही राज दरबार में रह रहे हैं, तो दोनों के मध्य क्या हो गया? प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। जब प्रेम हो गया तो अलाउद्दीन खिलजी को इस बात की भनक लगी कि दोनों के मध्य प्रेम हो गया। अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी अगर ये ऐसा करता है कि दोनों का विवाह नहीं करता है या विरमदेव को हत्या कर देता है, उसे मृत्युदंड दे देता है, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की क्या है कि पूरे साम्राज्य में खिल्ली उड़ जाती है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि दोनों को एक बारी बारी बुलाया। तो सबसे पहले उसने क्या किया? अपनी पुत्री फिरोजा को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तुम विरमदेव से प्रेम करती हो? विरमदेव ने तो फिरोजा ने क्या हाँ कर दिया कि हाँ मैं बिल्कुल उनसे प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन जब विरमदेव को दोबारा बुलाया गया तो खिलजी के सामने विरमदेव ने विवाह के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि विवाह का दबाव बना दिया। किसके ऊपर? विरमदेव। तो विरमदेव कहाँ चले गए? दबाव के कारण विरमदेव कहाँ चले गए? जालोर चले गए। कहाँ चले गए? जालोर। के विरमदेव विवाह नहीं करना चाहते थे किससे? फिरोजा से, इसलिए वो कहाँ चले गए? जालोर चले गए। जालोर चले गए तो वहाँ पर कानड़देव चौहान को सारी घटना बताया। अब कानड़देव चौहान तो राजी हो गए कि चलो ठीक है हम समधी बन जाएंगे तो हमें कुछ और रियायतें मिल जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर विरमदेव चौहान विवाह करना नहीं चाहते थे। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अपने एक सेनापति जिनका नाम हुआ करता था कमालुद्दीन, क्या होता? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग नामक एक सेनापति हुआ करते थे। इनके नेतृत्व में एक सेना भेज दी कि विरमदेव चौहान को वापस लेके आओ। विरमदेव चौहान जो कि कहाँ जा चुके थे? जालोर जा चुके थे। दोनों पिता पुत्रों ने प्लानिंग की कि अब कमालुद्दीन आ रहा है, तो रास्ते में क्या था कि जालोर और दिल्ली इन दोनों के रास्ते में पड़ता था क्या? सिवाना दुर्ग, जो कि बाड़मेर में स्थित है ना। हम कह सकते हैं कि बाड़मेर का दुर्ग जिसे हम कहते हैं सिवाना दुर्ग। क्या? सिवाना दुर्ग। तो सिवाना दुर्ग रास्ते में पड़ता था जालोर और दिल्ली के बीच में। तो अब जो सेना आने वाली थी वो कहाँ से आने वाली थी? सिवाना होकर आने वाली थी। अब सिवाना दुर्ग जो कि जालोर के शासकों के अंतर्गत आता था, तो इस समय सिवाना दुर्ग के जो किलेदार हुआ करते थे वो होते थे कौन? शीतल देव चौहान। कौन थे? शीतल देव चौहान हुआ करते थे। अब शीतल देव चौहान जो कि कहाँ के शासक हैं? सिवाना दुर्ग के शासक हैं। तो यहाँ पर कानड़देव चौहान ने शीतल देव चौहान को आदेश दिया कि तुम अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना कमालुद्दीन के नेतृत्व में जो आ रही है उसको रोकना, उसे वहाँ पर उसके साथ उसका सामना करना। ठीक है, शीतल देव चौहान ने आज्ञा पाकर क्या किया? कमालुद्दीन गुर्ग की सेना को रोक लिया या उसका सामना किया। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। तो कमालुद्दीन ने क्या किया कि शीतल देव चौहान और इन दोनों का युद्ध हुआ। इस युद्ध में शीतल देव चौहान वीर गति हो गई। इनकी क्या हो गई? वीर गति हो गई। क्या हो गई? इनकी वीर गति हो गई। तो ठीक है, तो इस तरीके से शीतल देव चौहान की वीर गति हो गई। कमालुद्दीन जीत गया। कमालुद्दीन क्या हो गया? जीत गया। और सिवाना दुर्ग किसके अंतर में चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के अंतर में चल गया। ये घटना है 1308 ईस्वी की। कब की घटना है ये? 1308 ईस्वी की घटना है। देव चौहान की वीर गति हो गई तो जाहिर सी बात है कि सिवाना दुर्ग में क्या हुआ? अब जौहर हुआ। तो वीरांगनाओं ने क्या किया? जौहर किया। तो इसलिए सिवाना दुर्ग का वो साका कहलाया, जौहर कहलाया। ठीक है, 1308 ईस्वी में क्या था कि ये कमालुद्दीन इसको जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम कर दिया खैराबाद। क्या नाम कर दिया इसका? खैराबाद। तो सिवाना दुर्ग को जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सिवाना दुर्ग का नाम खैराबाद कर दिया 1308 ईस्वी। उसके बाद में कमालुद्दीन गुर्ग अपनी सेना लेकर कहाँ चला गया? जालोर चला गया। जालोर जब वो गया तो जालोर के दोनों पिता पुत्रों ने यानी कि कानड़देव चौहान और विरमदेव चौहान ने कमालुद्दीन गुर्ग का डटकर सामना किया। कमालुद्दीन गुर्ग की सेना हार गई और वापस कहाँ लौट गए? दिल्ली की ओर लौट गए। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये जो 1308 का जो युद्ध था ये तो किसने जीत लिया? कानड़देव चौहान और उसके पुत्र विरमदेव ने, दोनों पिता पुत्र ने मिलकर जीत लिया। लेकिन इसके बाद में फिर से सेना संगठित की गई। इसके बाद में फिर से सेना संगठित की गई और अब जो युद्ध किया गया वो किया गया 1311 ईस्वी में। कब किया गया? 1311 ईस्वी में युद्ध किया गया। और इस युद्ध का नेतृत्व किया वो खुद अलाउद्दीन खिलजी ने किया और सेनापति इसके हुआ करते थे कौन? कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन जो कि कौन थे? सेनापति थे। इनके नेतृत्व में इन्होंने क्या किया कि अपनी एक सेना भेजी। कहाँ भेजी? जालोर दुर्ग में भेजी। अब जालोर दुर्ग में इस समय शासक कौन था? कानड़देव चौहान था, उसका पुत्र वीरमदेव था। मैटर क्या था यहाँ पर? फिरोजा से विवाह नहीं किया, भागकर कौन आ गया? वीरमदेव। पहले भी इनके बीच में युद्ध की संभावना हो गई थी 1305 में, लेकिन एन उल मुल्क मुल्तानी जो कि सेनापति हुआ करते थे अलाउद्दीन खिलजी के, उनके नेतृत्व में यहाँ पर संधि कर ली गई, समझौता कर लिया गया। लेकिन अब युद्ध हो चुका है 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अटैक कर दिया। कहाँ पर? जालोर पर। जालोर पर जब अटैक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? जालोर पर अटैक कर दिया। अब जालोर पर जब अटैक कर दिया तो इस युद्ध में क्या था? कानड़देव चौहान
वीर गति हो गई, कानड़देव चौहान की वीर गति हो गई। क्या हो गई? वीर गति। जब इनकी वीर गति हो गई तो यहाँ जालोर में एक शाका हुआ, यानी हम कह सकते हैं कानड़देव की जो पत्नी थी जैतल देवी, महारानी जैतल दे, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर किया गया। क्या किया गया? जौहर किया गया। तो ये कहलाया जालोर का शाका। क्या कहलाया? जालोर का शाका। इस जालोर के वंश में 2 शाखा पढ़े। एक शाखा था सिवाना दुर्ग का जो शीतल देव की रानी द्वारा किया गया, और दूसरा जो शाखा था वो है जालोर के स्वर्णगिरी दुर्ग, जहाँ पर जालोर के शासक रहते हैं, यानी कानड़देव चौहान। जब वो वीर गति उनकी हो गई, जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध किया गया, कानड़देव चौहान की जब वीर गति हो गई तो महारानी जैतल देवी ने क्या किया? जौहर किया, जो कि जालोर के दुर्ग का शाका कहलाया। अब बात करते हैं हम कानड़देव चौहान की, तो मृत्यु हो गया। अब हम बात करते हैं वीरमदेव चौहान की। तो वीरमदेव चौहान जो कि कहाँ चला गया? आशापुरा माता के वहाँ चला गया। इसी जालोर में आशापुरा माता का एक मंदिर हुआ करता था। आशापुरा माता का मंदिर हुआ करता था। अब आशापुरा माता कौन थी? जालोर के चौहान वंशों की कुल देवी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? ये जालोर के चौहान वंश शासकों की क्या थी? ये कुल देवी हुआ करती थी। तो कुल देवी आशापुरा माता के वहाँ मंदिर में चला गया, और वीरमदेव ने आशापुरा माता को साक्षी मानकर अपना सिर काट दिया। हम कह सकते हैं सुसाइड कर ली। किसने? वीरमदेव ने। तो यहाँ पर हम वीरमदेव लिख देते हैं, वीरमदेव। तो वीरमदेव ने क्या किया? आशापुरा माता को साक्षी मानकर अपना सिर काट लिया, और उस कटे सिर को कमालुद्दीन लेकर कहाँ चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कटे सिर को देखा और वो उसने अपनी पुत्री फिरोजा को सुपुर्द कर दिया। फिरोजा ने क्या किया? इस कटे सिर के अपने साथ कहाँ ले गई? यमुना नदी के किनारे ले गई, जहाँ पर यमुना नदी के किनारे इसका दाह संस्कार किया वीरमदेव के सिर का। उसके बाद में यमुना नदी में कूद कर उसने अपनी जान दे दी। किसने? फिरोजा। फिरोजा किसकी बेटी थी? अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। इसी फिरोजा की याद में जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने एक मस्जिद बनवाई, से कहते हैं फिरोजा मस्जिद। क्या कहते हैं? फिरोजा मस्जिद। तो फिरोजा मस्जिद किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई, अपनी पुत्री फिरोजा की स्मृति में बनवाई। आगे हम बात करते हैं मारवाड़ रियासत की। मारवाड़ रियासत जिसकी स्थापना की गई राव सिया द्वारा। किसके द्वारा की गई? राव सिया द्वारा। तो 1273 ईस्वी में राव सिया क्या थे? इसके संस्थापक थे। क्या थे? इसके संस्थापक थे। कौन सी रियासत के? मारवाड़ रियासत। तो मारवाड़ में राठौड़ों के जो संस्थापक हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? राव सिया। तो राव सिया ने क्या किया? 1273 ईस्वी में राठौड़ वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राठौड़ वंश की स्थापना की। तो इस तरीके से राव सिया। अब राव सिया कौन थे? राव सिया जो कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। राव सिया कौन थे? राव सिया जो कि हमने जब चौहान उसमें पढ़ा था जयचंद गढ़वाल, तो उन्हीं गढ़वालों का वंशज हुआ करते थे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं जयचंद गढ़वाल का वंशज कौन था? राव सिया था। इसी राव सिया ने क्या किया कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की 1273 ईस्वी में। लेकिन बाद में राव सिया क्या हुए? तुर्की शासकों युद्ध करते हुए वीरगति इनकी हो गई। किनकी हो गई? राव सिया। तो राव सिया की वीरगति कैसे हुई? तुर्कियों से युद्ध करते समय इनकी वीरगति हो गई। किनकी? राव सिया की। तो इस तरीके से राव सिया जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की, कहाँ पर? मारवाड़ में। जयचंद गढ़वाल के वंशज हुआ करते थे। 1273 ईस्वी में उन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की और तुर्कियों से युद्ध करते हुए इनकी वीरगति हो गई। किनकी? राव सिया की। आगे जाके इसी वंश में एक शासक हुए रावचूड़ा। कौन हुए? रावचूड़ा। और रावचूड़ा जो कि मारवाड़ के शासक बने, और रावचूड़ा जिसने कह सकते हैं कि लगभग 1394 ईस्वी में शासक बने। कौन? रावचूड़ा। जिस समय रावचूड़ा मारवाड़ के शासक होते हैं तो उस समय क्या था कि मंडोर एक रियासत होती थी, और मंडोर जो थी वो थी प्रतिहारों की। किसकी थी? प्रतिहारों की रियासत हुआ करती थी। अब प्रतिहारों में यहाँ शासक हुआ करते थे। कौन? इंदा प्रतिहार। कौन हुआ करते थे? इंदा प्रतिहार। इंदा प्रतिहार ने क्या किया कि अपनी पुत्री का विवाह कर दिया रावचूड़ा के साथ। क्या कर दिया? पुत्री का विवाह कर दिया रावचूड़ा के साथ। और हम यह कह सकते हैं कि दहेज में मंडोर दे दिया। दहेज में मंडोर दिया। किसे दिया?
चुंडा को दिया। इस तरीके से मंडोर पर अपनी राजगद्दी जमा लिया, मंडोर को हासिल कर लिया किसने? राव चुंडा ने। राठौड़ है वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे? मंडोर तक पहुँच जाएंगे। और इन्हीं राव चुंडा की पत्नी थी चांद कंवर। कौन थी? चांद कंवर। ये चांद कंवर ने क्या किया? चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? चांद बावड़ी इन्हीं के द्वारा बनवाई गई। कहाँ स्थित है ये? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे राव चुंडा की। इन्हीं राव चुंडा ने एक कार्य करवाया कि नागौर में चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया। क्या करवाया? नागौर में चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया। किन्होंने? राव चुंडा। तो इस तरीके से राव चुंडा के बारे में हमने देखा जिन्होंने इंदा प्रतिहार की पुत्री से विवाह किया और मंडोर को प्राप्त किया, और इनकी पत्नी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया, और बाद में इन्होंने नागौर में चुंडासर तालाब का निर्माण करवाया राव चुंडा ने। आगे जाके इसी वंश में एक शासक होते हैं राव जोधा। कौन होते हैं? राव जोधा। तो राव जोधा जिनके द्वारा 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया गया। जोधपुर नगर बसाया, और इसके बाद में इसे अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई? इसे अपनी राजधानी बनाए। तो मंडोर, और मंडोर से जोधपुर जा चुके हैं राठौड़। तो राठौड़ों में राव जोधा एक शासक है जिन्होंने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया और इसे अपनी एक राजधानी बनाई। वहीं अगर हम बात करें तो राव जोधा ने क्या किया कि 1459 ईस्वी में ही एक दुर्ग बनवाया। क्या बनवाया? एक दुर्ग बनवाया जिसे कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग को मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। मयूर ध्वज दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि मयूर की तरह है, इसलिए इसे मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। तो मेहरानगढ़ जिसका निर्माण भी 1459 ईस्वी में राव जोधा ने करवाया। ठीक है, अब ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। ये दुर्ग कहाँ बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ पर चिड़ियानाथ जी का निवास हुआ करता था, इसलिए इसे चिड़िया टूक की पहाड़ी कहते हैं। तो ये दुर्ग बनवाया किन्होंने? राव जोधा ने। ठीक है, तो आगे जाकर हम बात करें तो राव जोधा जो कि समकालीन हुआ करते थे किनके? मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के समकालीन हुआ करते थे। कौन? राव जोधा। तो राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य क्या है कि कुछ मतभेद हो गए, क्योंकि राणा कुंभा ने क्या किया कि 1453 ईस्वी में क्या किया कि इनसे मंडोर छीन लिया। किन्होंने छीन लिया? मंडोर छीन लिया। किन्ने? राणा कुंभा ने मंडोर छीन लिया। तो यहाँ पर अब राणा कुंभा ने मंडोर छीन लिया, तो राव जोधा ने अब क्या किया कि राणा कुंभा के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। वैवाहिक संबंध स्थापित किए। किन्होंने किए? राव जोधा राणा कुंभा के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, और इस वैवाहिक संबंध में क्या किया कि राव जोधा ने अपनी एक पुत्री हुआ करती थी श्रृंगारी देवी। क्या नाम था उनका? श्रृंगारी देवी। तो श्रृंगारी देवी का विवाह कर दिया किसके साथ? कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। किसके साथ कर दिया? रायमल के साथ, जो कि किसका पुत्र था? कुंभा का पुत्र था। क्या था? कुंभा का पुत्र था, जबकि पुत्री श्रृंगारी देवी किसकी थी? राव जोधा की थी। इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध हुए। उसके बाद में एक संधि हुई जिसे कहते हैं आंवल बावड़ की संधि। क्या कहते हैं? आंवल बावड़ की संधि कहते हैं। इस संधि के तहत क्या हुआ कि मंडोर वापस दे दिया गया किसे? राव जोधा को। राणा कुंभा वापस कहाँ चले गए? मेवाड़ चले गए। रावण बावड़ की संधि इन दोनों के मध्य हो गई, राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य। तो ये महत्वपूर्ण बात होती है राव जोधा के समकालीन। और जो संधि होती है, संधि में अहम भूमिका निभाती कौन? हंसाबाई। कौन निभाती है? हंसाबाई। अब हंसाबाई कौन थी? तो ये भी हम समझ लेते हैं। हालांकि मेवाड़ के इतिहास में इनका जिक्र जरूर होगा, लेकिन राव जोधा के जो पिता हुआ करते थे वो हुआ करते थे रणमल राठौड़। कौन हुआ करते थे? रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ किसके पिता थे? इनके राव जोधा के पिता थे रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ की बहन थी कौन? हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई इनकी बहन हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी? बहन हुआ करती थी। तो रणमल राठौड़ ने क्या किया? अपनी बहन हंसाबाई का विवाह
मारवाड़ के शासक राणा लाखा के साथ कर दिया। तो इस तरीके से ये संधि हो गया, मतलब मेवाड़ की रियासत यानी राणा कुंभा का जो वंशज थे ये और राव जोधा ये संधि थे। तो राव जोधा की बुआ लगी कौन, हंसाबाई। तो बुआ के कारण क्या हुआ, दोनों के बीच में संधि हुई जिसे कहते हैं आवण बावण की संधि। तो इस संधि में हंसाबाई का अहम रोल रहा जो कि मेवाड़ की राजमाता कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से राव जोधा को हमने देखा। थोड़ा सा राव जोधा के बारे में एक चीज़ हम देख लेते हैं कि राव जोधा ने क्या किया, जोधपुर में जोधेलाव तालाब बनवाया। क्या बनवाया, जोधेलाव तालाब बनवाया। कहाँ बनवाया, जोधपुर के पास बनवाया, जोधेलाव तालाब बनवाया। ठीक है, राव जोधा के बाद में हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा और इनकी बात कर लेते हैं। राव जोधा जिनके 5 पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 5 पुत्र थे। तो उन 5वें पुत्र उनका हुआ करता राव बीका। कौन हुआ करता था, राव बीका। तो राव बीका ने क्या किया, 1465 ईस्वी में अपने पिता की आज्ञा लेकर, या कई जगह ये भी लिखा हुआ कि अपने पिता से रूठ कर ये कहाँ चला गया, जांगल प्रदेश चला गया। कहाँ चला गया, जांगल प्रदेश चला गया, जहाँ 1465 में इन्होंने क्या किया कि बीकानेर की स्थापना की। बीकानेर राज्य की स्थापना की किन्होंने की, राव बीका ने। जो कि पुत्र किसके थे, राव जोधा के 5वें पुत्र हुआ करते थे। जो 1465 में बीकानेर की जांगल प्रदेश की ओर चले गए, वहाँ पर अपने नाम पर इन्होंने बीकानेर नगर राज्य की स्थापना की। किन्होंने, बीकानेर। पुत्र किसके थे, राव जोधा के। इस तरीके से हमने राव जोधा को देख। राव जोधा उनकी मृत्यु के बाद में 1489 ईस्वी में, 1489 ईस्वी में इनका बड़ा पुत्र शासक बना राव सातल देव। कौन बना, राव सातल देव। तो राव सातल देव जो कि राव जोधा का बड़ा पुत्र था। हमने छोटे छोटे पुत्र की बात की, तो राव बीका वो तो चला गया, बीकानेर की स्थापना कर दी। अब जिस समय राव सातल देव मारवाड़ का सत्ता, उस समय अजमेर तो अजमेर का इस समय एक सूबेदार हुआ करता था। कौन, मल्लूखा। कौन हुआ करता था, मल्लूखा। मल्लूखा एक सूबेदार हुआ करता था अजमेर का। तो अजमेर का सूबेदार कौन था, मल्लूखा था। वहीं अगर हम बात करें तो मल्लूखा का एक सेनापति हुआ करता था। सूबेदार तो कौन था, मल्लूखा था। सेनापति कौन था, गुड़लेखा। कौन था, गुड़ला खा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं राव सातल देव के समय। राव सातल देव 1489 में राव जोधा की मृत्यु के बाद में अगला शासक बन जाता है, और अजमेर का इस समय सूबेदार होता था कौन, मल्लूखा। मल्लूखा के बाद में उसके सेनापति की बात करें, सेनापति कौन था, गुड़लेखा। अब इस समय क्या आता है कि यहाँ पर मारवाड़ में पीपाड़ नामक एक स्थान हुआ करता था, एक गाँव था पीपाड़। क्या था, पीपाड़। तो यहाँ पर क्या था, 140 स्त्रियाँ 140 स्त्रियाँ क्या कर रही थी, पार्वती की पूजा कर रही थी। पार्वती की पूजा कर रही थी 140 स्त्रियाँ कहाँ पर, पीपाड़ में। अब यहाँ पर क्या था, सूबेदार मल्लूखा और उसका सेनापति गुड़लेखा इस तरफ मारवाड़ की तरफ आए हुए थे। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, 140 स्त्रियों को क्या कर लिया, अगवा कर लिया। क्या कर लिया, अगवा कर लिया। 140 स्त्रियों का अगवा कर लिया और अपने साथ कहाँ ले गया, अजमेर ले गया। मतलब उस रास्ते में चला गया। इस बात की खबर से लग गई, सातल देव को लग गई। तो सातल देव ने क्या किया, अपनी जो भी उसके बाद थोड़े वो सैनिक उनके उस समय तत्कालीन समय थे, उनको लेकर ये कहाँ निकल गया, सूबेदार मल्लूखा के पीछा इसने किया। अब इस सूबेदार मल्लूखा का इसने पीछा किया, तो रास्ते में क्या था, मल्लूखा को इसने दबोच लिया। ठीक है, दबोच लिया तो मल्लूखा तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन गुड़लेखा क्या है, इसके हाथों लग गया। किसके हाथों, सातल देव के। सातल देव ने क्या किया, गुड़लेखा का सिर काट कर अपने साथ कहाँ ले आया, जोधपुर ले आया। कहाँ ले आया, जोधपुर अपने साथ इनका सिर काट कर ले आया। किसका सिर काट कर, किसका सिर काट, गुड़लेखा का सिर काट ले आया है। लेकिन इस युद्ध में काफ़ी घायल हो चुके थे सातल देव। तो घायल होने के बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद में इनकी मृत्यु हो गई। किनकी, सातल देव की। तो ये जो मृत्यु का समय था वो था 1492 का समय। तो हम कह सकते हैं कि 1492 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। शासक बने थे 1489 ईस्वी में जो इनकी मृत्यु हुई। तो उसकी स्मृति में आज भी यहाँ पर गुड़लेखा उत्सव मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, गुड़लेखा उत्सव मनाया जाता है जोधपुर में। जो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को आज भी गुड़लेखा उत्सव मनाता है।